बरे सगीर के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 108वीं सालगिरह है। मंटो को उनकी बरे सगीर की तकसीम पर लिखी कहानियों के बायस जाना जाता है। वो 11 मई 1912 को मुतवस्सित तबके के मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए थे। मंटो ने माशरे की नाइंसाफ़ियों, तल्ख हकीकतों और सोशल स्टिग्मास जैसे मौज़ूआत पर कलम उठाकर अपनी तहरीर से अदब की दुनिया में रूशनास करवाई बहुत सी ऐसे सोशल स्टिग्मास। बरे सगीर के मायानाज लिखारी मंटो पर हमारा सवाल अपने आने से कुछ यूँ है कि अगर मंटो आज होते तो क्या लिखते? हसन निसार साहब। देखो, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था एक बार कि इसे पढ़ते हुए तुम्हें तकलीफ तो बहुत होगी, मगर इसे लिखते हुए मुझे बेपनाह अजियत से जो गुजरना पड़ा है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। जिस कौम के पढ़ने और लिखने वाले सच की तकलीफ और अजियत से गुजरना अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके हालात वैसे होते हैं जैसे हमारे हैं। पूरा माशरा तालीम, तहकीक, तख्लीक से महरूम, रजत पसंदी के पास गिरवी पड़ा है। मंटो होता आज तो इस पे भी नौहे लिखता। बाबर सत्तार साहब। देखिए, सेलिब्रेट तो उस सूरत में करें जहाँ पे आपने कम अज कम किसी उस चीज को सेलिब्रेट किया हो जो मंटो करते थे, सच लिखते थे, तल्ख हकीकतें सोसाइटी के सामने लेके आते थे। तो वो काम तो हमने शुरू नहीं किया, तो मंटो को क्यों सेलिब्रेट? जिन हालात में वो थे, जिस तरह की कदगन उस वक्त थी, उसी तरह की आज है। और अगर आज मंटो होते और कुछ लिखते तो उसे छापता कौन? मुझे तो ये सवाल मेरे ज़हन में आता है। बहुत खूब। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, मंटो अगर आज होते तो जेल में होते, और दूसरे ये कि उन पे फहाशी के इल्ज़ाम लग चुका होता उन पे, और या वो अफसाना लिख रहे होते हैं करंतना। और मंटो जैसे लोग हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है कि हमें जोश पर पाबंदी लगा देते हैं, हम फैज़ पे पाबंदी लगा देते हैं, हम जालिब पर पाबंदी लगा देते हैं, हम फराज पे पाबंदी लगा देते हैं। तो मंटो को कहाँ से अफोर्ड करते? तो मेरा ख़्याल है या तो वो मायूस होकर किनारा कश होते कहीं, या इसी तरह ऑब्सनिटी एक्ट के अंदर वो जेल में होते। मंटो के अफसाने जिस तरह भी हसन साहब कह रहे थे कि तनकीद बड़ा मुश्किल होती है बर्दाश्त करना हमारे यहाँ, और फिर इस तरह के अफसाने, इस तरह के बोल्ड जो है वो अफसाने, वो तो शायद हमारी सोसाइटी क्या मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो हाल है, हमारे यहाँ जिन टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है, हमारे यहाँ आप जो बड़े बड़े PhD उठा के देख लें, उनकी तहरीरें उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाता है। और देखिए, सबसे जो मजबूत तहरीर होती है वो हमेशा सप्रेस सोसाइटी में लिखी जाती है। हमारी यहाँ सोसाइटीज़ पिछले 72 साल में सप्रेस रही हैं, लेकिन आप देखें आपके यहाँ कितना लिटरेचर लिखा गया है। उस तरह का लिटरेचर हमारे यहाँ नहीं लिखा गया, क्योंकि आपकी सोसाइटी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अच्छा रीमा, बड़ा एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदम बर्दाश्त का मज़हर अब्बास साहब ने। तो हमारे में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रही है, हम तो अदम बर्दाश्त की इंतहा को चले गए हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर मंटो होते तो क्या हाल होता? अरीना, मेरा ख्याल है मंटो ने ही कहा था कि जो ज़माना है, सोसाइटी है, वो नंगी है और वो सिर्फ उसको कपड़े नहीं पहनाना चाहते, ये काम दर्जियों का है। और मेरा ख्याल है आजकल का ज़माना तो है ही दर्जियों का। जो लोग उसको कपड़े पहनाने पे तुले हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जो लोग सच बयान करते हैं उनको तो हर तरह की रेड लाइंस का सामना है। आप मजहब देख लें, उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, अदलिया पे कुछ नहीं लिखा जा सकता, पॉलिटिक्स में किसका क्या रोल है उस पर नहीं लिखा जा सकता, फॉरेन रिलेशंस पे नहीं लिखा जा सकता। तो बचा ही क्या है जो रेड लाइन नहीं है? तो बाबर साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है कि वो लिख भी लेते लेकिन उसे कोई छापता नहीं। वेरी ट्रू। नियाजी साहब। देखिए जी, अब ये जो मंटो, मुझे जाहिर है कि मैं भी इतना उस तरह तो लिटरेचर का आदमी नहीं जैसा हसन निसार साहब है, लेकिन पूरी जिंदगी मेरा भी लिटरेचर इश्क रहा है। जहाँ तक तो अगर आप प्योर लिटरेचर की बात करें, अगर नसर या जो पोइट्री ने की है, तो मेरे नजदीक मेरी जाती सेटल्ड है कि वो अल्टीमेट नहीं थे। यानी कि हम ये नहीं कहते कि नसर के अंदर जैसे गालिब के खतूत आ गए या और बड़ी बड़ी नसर की एक मैं बार लगा सकता हूँ, और पोइट्री के अंदर जैसे उन्होंने नाम लिया, फैज साहब हैं, अल्लामा इकबाल हैं, तो मंटो कहीं वहाँ नहीं था। अब मंटो को किस वजह से एक अहमियत हासिल थी कि मंटो ने जो कुछ लिखा वो खुल के लिख दिया। अब मेरे नजदीक खुल के लिखना जो है
वो कोई बड़ा कमाल है तो बड़ा होगा। मैं कोई इससे इसलिए इम्प्रेस नहीं हूँ कि इशफाक अहमद खान का बड़ा मशहूर कॉल है कि पुत्र माँ जो दस्ती है मन लिया करो, DNA ना कहाँ चले जाया करो। ये फोर्स लिखना जो है मैं नहीं समझता हूँ कि हम राय और उस राय जो उसके पीछे उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनकी एक थिंकिंग थी, उस आइडियोलॉजी के साथ कुछ लोग मुंसलिक हैं, उनको फैसिनेट भी करते होंगे। मेरी तो बीबी बड़ी सेटल्ड आइडियोलॉजी है। मैं समझता हूँ कि इंसान जो होता है अदब बराए मकसद को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखा है और ये मेरी राय है। और मैं दूसरे की राय का भी सलाम करता हूँ जो अदब बराए अदब पे लेते हैं। और फोर्स लिख के अगर आप और उसको प्रमोट करने वाले जो है उनके भी अपना जाहिर है कि उनका खास जो है इंटरेस्ट भी होता है, उनको अच्छे भी लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं कि मैं करूँ, तो मैं तो मंटो को कभी भी अच्छी स्कीम में नहीं रखा। अच्छा। और मुझे लगता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं हर चीज को प्रमोट करने के लिए। जैसे मेरा अगर किसी से कोई ताल्लुक है तो मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैं प्रमोट करूंगा। बाकी लिखना जो है पाकिस्तान में शायद सियासत में और जिनका रीमा में जिक्र किया उन पर मुश्किल हो, ये चीजें मैं अब भी पढ़ रहा हूँ। और ये चीजें मैं धनक के अंदर जो हफसन निसार साहब का की कोख से जन्म लिया था जिस मैगजीन में, उसमें भी लोग आते थे बड़े तो वो धनक के अंदर काला मार्कर लगा देते थे ताकि बच्चे पढ़े तो उनके पढ़ने के काबिल हो जाए। हालांकि उस जगह पहुंच नहीं था। तो ये सारी एक थिंकिंग की बात है। अब इसके उसके ऊपर हम कह रहे हैं जो जाहिर है कि उनके ऊपर हमने फिल्म भी बनाई है, उनके ऊपर फंक्शन भी करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं और वो करना चाहिए कि उनके साथ लोगों के मुफादात वाबस्ता ज़हनी तौर पर नजरियाई तौर पर मैं उनको किसी तरीके से ना नसर में कोई बड़ा नाम मानता हूँ ना फुल्की मानता हूँ। जिस चीज में उनका बड़ा नाम है वो ये खुल के लिखते थे, जैसे मेरे सारे साथियों ने कहा है वो खुल के लिखने वाले थे। भट्टी साहब एजाज नहीं होता कि मैंने जैसे कहा कि इशफाक साहब की मिसाल मैंने आपको बता दी। ठीक है भट्टी साहब, आप न्याजी साहब की बात से अग्री करते हैं और अगर होते मंटो तो क्या लिखते? बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, 100% डिसएग्री करता हूँ। देखिए बुरके शिकारी औरतें, शैतान, काली शलवार, यजीद, ऊपर नीचे दरमियान, खोल दो, ठंडा गोश्त, गंजे फरिश्ते, ये मंटो ही लिख सकता था। और हमने क्या दिया? शराबी, फोश निगार, जिनस परस्त, आवारा, भटका हुआ, मजनू। और उम्र कितनी थी? 44 साल। और मरे कहाँ? अपने घर लक्ष्मी मेंशन हॉल रोड से म्यू अस्पताल जाते हुए। और मरे किस आलम में? गुर्बत, इफलास, दवाई ना होने की वजह से। और बीमारियां किसने लगाई? हम मुआशरे ने। और थे वो क्या? ड्रामा निगार, फिल्म निगार, अफसाना निगार, कहानीकार और कमाल का सच्चा आदमी, दिल का खरा आदमी, सामने जो कुछ अंदर वो बाहर आदमी। मुझे अक्सर ये सोचकर बड़ी खुशी होती है और इत्मीनान होता है कि कायदे आज़म जल्दी चले गए। नुकसान तो बहुत हुआ हमारा, लेकिन अगर थोड़ा अरसा वो रुक जाते, नोटों पर तस्वीर भी ना होती, 101 इल्ज़ाम भी लग जाते और हमने उनका जो हशर नशर करना था वो कमाल था। चंद साल उनकी बहन रुक गई थी, उनको हमने भारतीय एजेंट फातिमा जना को बना दिया। मादरे मिल्लत और भारतीय एजेंट, ये है ये कौम, करोना ज़दा कौम। अच्छा, सादत मंटो जिंदा होते, दर्जन भर कुफर के फतवे लग चुके होते, दर्जन भर हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी डिस्कस होते, 2 दर्जन बेहयाई और फवाशी के फतवे लगे होते, 4 या 6 मरतबा जेल से होकर आज आ चुके होते। और भूख, इफलास, गुर्बत और इल्जामात में लम्हा दर लम्हा मिलते। और आज ये जो बोने कौडू इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनसे रोज चेक मांगते कि मैंने इलाज करवाना है, किसी सरकारी अस्पताल में मुझे भिजवाओ, मैं बीमार हूं बहुत। हम अपीलें करते, अदीब अपीलें करते, उनके लिए चंदा इकट्ठा होता और फिर उन पर और कहते कि और फिर ये बिल्कुल ठीक था, जो वो लिखना चाहते थे हमने लिखने नहीं देना था, और जो छपना चाहिए था वो छपना नहीं था। और सादत हसन मंटो ने एक दिन इसी तरह ही किसी से, अच्छा हुआ पहले मर गए, वरना हमारे दौर में होते खुदकुशी करनी पड़ती, कहीं से छलांग मार देते। सेंसिटिव आदमी था, पता नहीं दिन में कितनी मरतबा मरता। अल्लाह मगफरत करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसकी अगली मुश्किलें आसान करे। ठीक है।